तो दोस्तों, स्वागत है आपका। जरा सोचिए क्या हो अगर आज के आधुनिक युग का सबसे खतरनाक इंसान वक्त की कोख से निकलकर सदियों पीछे चला जाए। क्या एक मॉडर्न माइंडसेट वाला इंसान पुराने जमाने की राजनीति और तलवारों के बीच जिंदा बच पाएगा? आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए, कानों में हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। ये कहानी शुरू होती है 17वीं सदी के एक बेहद विशाल और समृद्ध राज्य से। महल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा हवन कुंड जल रहा था। आग की लपटें ऊपर उठ रही थीं और हवा में घी और समिधा की महक फैली हुई थी। हवन कुंड के सामने बैठे थे इस राज्य के महाप्रतापी सम्राट जयसिंह और उनकी धर्मपत्नी महारानी गीतांजलि। दोनों के चेहरे पर राजसी तेज तो था, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी और डर साफ झलक रहा था। ये हवन वो किसी युद्ध में जीत के लिए नहीं, बल्कि अपने 16 साल के बेटे राजकुमार ध्रुव की सलामती के लिए कर रहे थे। ध्रुव, जो पिछले 6 सालों से बिस्तर पर था, एक तरह से कोमा में। सोचिए, एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसका जवान बेटा सामने होकर भी जिंदा लाश की तरह पड़ा हो। महाराज जयसिंह कोई साधारण राजा नहीं थे। उनकी तलवार की धाक से दुश्मन थर थर कांपते थे। युद्ध नीति और सुरक्षा में उनका कोई सानी नहीं था। उन्होंने आज तक कोई युद्ध नहीं हारा था, लेकिन अपने बेटे की इस हालत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। वो अब पहले जैसे सख्त नहीं रहे थे, कमजोर पड़ गए थे। और इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए उनके अपने भाई और पड़ोसी राज्यों के राजा गिद्धों की तरह नजर गड़ाए बैठे थे। वो सब बस इसी इंतजार में थे कि कब ध्रुव की सांसें रुकें, कब जयसिंह पूरी तरह टूट जाएं और कब वो इस सोने की चिड़िया जैसे राज्य पर कब्जा कर लें। जयसिंह के जिंदा रहते और उनके होश में रहते ये करना तो नामुमकिन था, इसलिए सब ध्रुव की मौत की दुआ मांग रहे थे। उसी महल के एक बड़े आलीशान कमरे में मखमली बिस्तर पर 17 साल का ध्रुव लेटा हुआ था। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, हल्के लंबे बाल। वो दिखने में बेहद हैंडसम था, लेकिन बीमारी ने उसके चेहरे की चमक छीन ली थी। वो एक मुरझाए हुए फूल जैसा लग रहा था। कमरे में कई दासियां सेवा में लगी थीं, लेकिन ध्रुव के सबसे करीब बैठी थी एक 16 साल की लड़की। उसका नाम था तारा। तारा कोई साधारण दासी नहीं थी, वो परियों जैसी खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ध्रुव के लिए सिर्फ सेवा भाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सा गहरा प्यार और चिंता थी। वो गीले कपड़े से बड़े प्यार से ध्रुव का माथा पोंछ रही थी। ध्रुव को देखते हुए उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई और वो धीरे से फुसफुसाई, राजकुमार, आप जल्दी से ठीक हो जाइए ना। पास ही में एक बुजुर्ग राजवैद्य जड़ी बूटियां कूट रहे थे दवा बनाने के लिए कि तभी अचानक ध्रुव का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। बिस्तर हिलने लगा। ध्रुव का शरीर हवा में उछल रहा था, जैसे उसके अंदर कोई तूफान चल रहा हो। तारा घबरा गई, उसकी चीख निकल गई, वैद्य जी, देखिए राजकुमार को क्या हो रहा है। वैद्य जी सब छोड़कर बदहवास होकर भागे, लेकिन अफसोस, जब तक वो बिस्तर तक पहुंचते ध्रुव का शरीर शांत हो चुका था, एकदम शांत। वैद्य जी ने कांपते हाथों से नब्ज टटोली। सन्नाटा छा गया। उन्होंने धीरे से हाथ नीचे रखा और भारी आवाज में बोले, राजकुमार अब नहीं रहे, जल्दी से महाराज और महारानी को खबर करो। ये सुनते ही तारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसका मन कर रहा था कि वो दहाड़े मारकर रोए, ध्रुव के सीने से लग जाए, लेकिन वो एक दासी थी और वो एक राजकुमार। उसका इस तरह रोना लोगों को गलत लग सकता था, सवाल खड़े कर सकता था। उसने अपने होठों को जोर से भींचा, आंसुओं को पोंछा और खबर देने के लिए बाहर की तरफ भागी। बाकी दासियां भी रोते हुए बाहर निकल गई। अब कमरा खाली था। बिस्तर पर ध्रुव का बेजान शरीर पड़ा था। लेकिन तभी कुदरत ने अपना खेल दिखाया। बाहर मौसम बिगड़ चुका था। खिड़की से एक तेज नीली बिजली कड़की और सीधा आकर ध्रुव की बॉडी से टकराई। जुम! ये मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बिजली के झटके से ध्रुव का शरीर जादुई तरीके से बिस्तर से कुछ फीट ऊपर हवा में उठ गया और वहीं अधर में लटक गया। उधर हवन अभी पूरा ही हुआ था कि तारा हांफते हुए वहां पहुंची। उसकी सांसें फूल रही थीं, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। महाराज, महारानी, वो राजकुमार, आप जल्दी चलिए। जयसिंह और गीतांजलि के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। उन्हें लगा शायद ध्रुव को होश आ गया है। वो नंगे पैर ही दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, वैद्य जी बाहर ही खड़े थे। उनका सिर झुका हुआ था, चेहरे पर गहरी निराशा थी। जयसिंह ने धड़कते दिल से पूछा, बताओ वैद्य जी, राजकुमार कैसे हैं? महारानी गीतांजलि, जो अंदर से कांप रही थीं, एक जबरदस्ती की मुस्कान ओढ़े बोली, बोलिए ना वैद्य जी, मेरा बेटा ठीक है ना? वैद्य जी ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई और बोले,
मुझे माफ कर दीजिए महाराज, लेकिन राजकुमार अब नहीं रहे। ये शब्द महारानी गीतांजलि के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नहीं! चीखते हुए वो पागलों की तरह अंदर भागी। उनके पीछे जयसिंह, वैद्य जी और वो नन्ही तारा भी भागी। तारा, जिसके पिता जयसिंह के बॉडीगार्ड थे और 6 साल पहले राजकुमार को बचाते हुए शहीद हो गए थे। तब से जयसिंह ने उसे बेटी की तरह पाला था, पर आज वो भी टूट चुकी थी। वैद्य जी ने भारी मन से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही सब रोते बिलखते बिस्तर के पास पहुंचे, वो सन्न रह गए। नजारा ही कुछ और था। ध्रुव, जो अभी मर चुका था, वो बिस्तर पर उठकर बैठा था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी नई दुनिया में आ गया हो। ध्रुव, जो अब असल में कोई और था, अपने मन में सोच रहा था, ये क्या नौटंकी है भाई? मैं महाभारत के सेट पर कैसे आ गया? मैं तो बिल्डिंग की छत पर खड़ा था। ये सोचते ही उसके दिमाग में एक जोरदार फ्लैशबैक चला। कहानी जाती है 21वीं सदी में। मिलिए यश से। 24 साल का एक नौजवान अनाथ था, जिसे एक सख्त फौजी ने पाला था। उसने यश को इंसान नहीं, फौलाद बनाया था। 6 फीट 2 इंच का लंबा कद, चौड़ा सीना, वो 10 भाषाओं में बात कर सकता था और प्राचीन तलवारबाजी से लेकर आज की मशीन गन तक सब कुछ चलाने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसका असली चेहरा किसी ने नहीं देखा था। वो परछाई की तरह काम करता था। सीन कट होता है दुश्मन देश की एक गुप्त अंडरग्राउंड लैब में। यश एक साइंटिस्ट का भेष बनाकर वहां मौजूद था। उसका मिशन था देश के चोरी हुए सीक्रेट न्यूक्लियर कोड्स वापस लाना। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि सिस्टम पूरी तरह ऑफलाइन है, यानी हैकिंग नामुमकिन थी। तभी यश के कान में लगे छोटे से ईयरपीस में हेडक्वार्टर से आवाज आई। डिफेंस मिनिस्टर चिल्ला रहे थे, मिशन अबॉर्ट, एजेंट वापस आ जाओ, ये एक जाल है। आई रिपीट, मिशन अबॉर्ट। आर्मी चीफ ने भी ऑर्डर दिया, लेकिन यश, जो अब शेर की मांद में घुस चुका था, उसके चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान थी। उसका एक ही उसूल था, डू और डाई। उसने अपने कॉलर माइक पर धीमे से कहा, सॉरी सर, मैं खाली हाथ लौटने वालों में से नहीं हूं। और फिर उसने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। चुपचाप वेंटिलेशन से भागने के बजाय यश ने लैब का फायर अलार्म बजा दिया। टिंग टोंग टिंग टोंग। पूरे बेस में अफरा तफरी मच गई और फिर शुरू हुआ असली एक्शन। यश निहत्था था, लेकिन उसका शरीर ही सबसे बड़ा हथियार था। दुश्मन के गार्ड्स गोलियां बरसा रहे थे और यश हवा में कलाबाजियां खाते हुए उनकी ही बंदूकें छीनकर उन्हें ढेर करता जा रहा था। वो किसी इंसान की तरह नहीं, तूफान की तरह लड़ रहा था। लाशों के ढेर बिछाकर यश लैब से बाहर निकला। उसने एक मरे हुए गार्ड का फोन उठाया, कुछ सेकंड्स में उनका मेन सर्वर हैक किया और सीधे आर्मी चीफ को वीडियो कॉल लगा दी। स्क्रीन पर यश का नकाब बस चेहरा था और पीछे तबाही का मंजर। चीफ हैरान रह गए। एजेंट स्पाई, तुम जिंदा हो? यश ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला और कैमरा में देखकर विंक किया। मिशन अकम्प्लिश्ड सर। और उसने लाल बटन दबा दिया। पीछे पूरी अंडरग्राउंड लैब एक भयानक धमाके के साथ राख हो गई। यश ने फोन सड़क पर फेंका और धुएं में ओझल हो गया। कुछ देर बाद शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर। मौसम बेहद खराब था। काले बादल, कड़कती बिजलियां। यश छत के एकदम किनारे पर खड़ा होकर बड़े सुकून से सिगरेट पी रहा था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, जैसे वो मौत को चुनौती दे रहा हो। तभी बादलों की गड़गड़ाहट के साथ एक जोरदार आसमानी बिजली सीधा यश पर गिरी। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरी दुनिया सफेद हो गई। जब रोशनी हटी तो वहां कोई नहीं था, न यश, न उसकी राख, न सिगरेट का टुकड़ा। वो बस गायब हो गया। और फिर सीधा उसकी आंखें खुली 17वीं सदी के उस महल के कमरे में। ध्रुव यानी यश अभी बिस्तर पर बैठा अपने सिर को पकड़कर ये सब याद ही कर रहा था कि तभी महारानी गीतांजलि ने उसे गले लगा लिया। ध्रुव, मेरे लाल, तुम ठीक हो गए। उनकी ममता छलक पड़ी। जयसिंह का सख्त चेहरा भी पिघल गया। उनके होठों पर मुस्कान आ गई। लेकिन वैद्य जी, वो तो ऐसे खड़े थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। मैंने खुद नब्ज जांची थी, ये मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो गया? उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। महाराज और महारानी उसे बहुत कुछ बोल रहे थे, लेकिन यश, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका सिर चकरा रहा था। टाइम ट्रैवल का झटका उसका दिमाग नहीं झेल पा रहा था। उसकी आंखों के आगे फिर से अंधेरा छाने लगा और वो धड़ाम से बिस्तर पर गिर पड़ा, बेहोश। गीतांजलि घबरा गई। वैद्य जी, देखिए, क्या हुआ मेरे बेटे को? जयसिंह की आवाज में फिर से वही रौब आ गया। वैद्य, जल्दी देखो राजकुमार को, और खबरदार इस बार कोई गलती हुई तो। वैद्य जी कांपते हुए आगे बढ़े।
तारा, जो पीछे खड़ी थी, उसने डर के मारे अपनी मुट्ठियां भींच रखी थीं। वैद्य जी ने जांच की, सांसें चल रही थीं, धड़कन नॉर्मल थी। उन्होंने राहत की सांस ली और खड़े होकर हाथ जोड़ लिए। महाराज, आज साक्षात चमत्कार हुआ है। कुछ समय पहले राजकुमार की सांसें सच में रुक गई थीं, लेकिन अब सब ठीक है। ये बस बेहोशी है, लंबी बीमारी और कमजोरी की वजह से। ये स्वाभाविक है। आप बस अब खुशियां मनाइए। कमरे में जैसे जान आ गई, सबके चेहरे खिल उठे। लेकिन जयसिंह, वो एक मजे हुए खिलाड़ी थे, वो गंभीर हो गए। उन्होंने सबको एक तीखी नजर से देखा और बोले, रुको। सब चुप हो गए। जयसिंह ने कहा, बाकी दासियों के जरिए अब तक राजकुमार के मरने की खबर बाहर फैल गई होगी। हमारे दुश्मन जश्न मना रहे होंगे, लेकिन उनके ठीक होने की खबर अभी बाहर नहीं जानी चाहिए। गीतांजलि ने सवालिया नजरों से देखा। जयसिंह ने समझाया, अभी ध्रुव कमजोर है। अगर दुश्मनों को पता चला कि वो जिंदा है तो वो फिर हमला करेंगे। जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, ये राज ही रहना चाहिए। हम एक नकली अंतिम संस्कार करेंगे। सबने हाँ में सिर हिलाया। जयसिंह जाते जाते गीतांजलि के कंधे पर हाथ रखा। अपने बेटे का ध्यान रखो। मुझे महल की सुरक्षा बढ़ानी होगी। बहुत से गीदड़ अब अपने बिलों से बाहर निकलेंगे, जो सालों से घात लगाकर बैठे थे। और इस तरह एक भव्य लेकिन झूठा अंतिम संस्कार किया गया। दुनिया के लिए राजकुमार ध्रुव मर चुका था, लेकिन महल की चार दीवारी में एक नया तूफान पल रहा था। एक हफ्ते बाद महल का वही बड़ा कमरा, सोने के मखमली बिस्तर पर ध्रुव लेटा हुआ था। पास में जयसिंह और गीतांजलि बैठे थे। 7 दिन हो गए थे, ध्रुव को होश नहीं आया था। गीतांजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सिसकते हुए बोली, कितनी मुश्किलों से हमें हमारा बेटा वापस मिला है। 7 दिन हो गए महाराज, ये आंखें नहीं खोल रहा। मेरे कान तरस गए हैं इसके मुंह से मां सुनने को। जयसिंह अपनी पत्नी को ढांढस बंधा रहे थे कि तभी कमरे में एक कमजोर लेकिन साफ आवाज गूंजी, मां। ये यश था, यानी अब का ध्रुव। उसे दरअसल कुछ घंटे पहले ही होश आ गया था, लेकिन वो चुपचाप आंखें बंद करके लेटा था, सबकी बातें सुन रहा था। यश एक जासूस था। उसे सिचुएशन समझने में देर नहीं लगी। वो समझ गया था कि उसने टाइम ट्रैवल किया है। वो ये भी महसूस कर रहा था कि ये लोग उसके लिए कितना दुखी हैं। यश अनाथ था। उसने कभी माँ बाप का प्यार नहीं देखा था, इसलिए वो रिश्तों की कीमत समझता था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था, इनकी खुशी के लिए आज से मैं ही इनका ध्रुव हूं। ध्रुव की आवाज सुनते ही जयसिंह और गीतांजलि बिजली की रफ्तार से पलटे। सामने ध्रुव उठकर बैठा था। जयसिंह ने आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया। एक राजा, एक पिता बनकर रो पड़ा, बेटा, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कान तरस गए थे हमारे। ध्रुव ने भी उन्हें महसूस किया और मुस्कुराते हुए बोला, माफ कीजिए आप सभी को ऐसे डराने के लिए। अब मैं ठीक हूं, आप चिंता मत करिए, मैं बाकी सब भी ठीक कर दूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जो पुराने बीमार ध्रुव में कभी नहीं था। तभी गीतांजलि ने आंसू पोंछे और तारा को इशारा किया, तारा, जल्दी से वो ले आओ। तारा भागकर गई और एक थाली में कुछ सूखी लाल मिर्चें और जलता हुआ कोयला लेकर आई। गीतांजलि ने सूखी मिर्चें मुट्ठी में ली और ध्रुव के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाया। ध्रुव हैरान होकर देख रहा था। उसे ये सब अंधविश्वास लगता था, पर उसे ये प्यारा भी लग रहा था। उसने हंसते हुए पूछा, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे मिर्ची का तड़का लगाएंगी क्या? गीतांजलि ने उसे प्यार से डांटा, चुप करो, आपकी नजर उतार रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे इतने सुंदर बेटे को फिर किसी की नजर लगे। ये बोलकर उन्होंने वो मिर्चें जलते हुए कोयले में डाल दी। चट चट की आवाज के साथ धुआं उठने लगा। गीतांजलि का ये भोलापन और निस्वार्थ प्यार देखकर उस पत्थर दिल जासूस का दिल भी पिघल गया। वो जिसे बचपन से सिर्फ ऑर्डर्स मिले थे, आज उसे ममता मिल रही थी। वो आगे बढ़ा और मां बोलकर गीतांजलि के गले लग गया। गीतांजलि फिर रोने लगी। ध्रुव ने अपने हाथों से उनके आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब एक बेटा नहीं, एक योद्धा बोल रहा था। उसने गंभीर आवाज में कहा, मेरी प्यारी मां की आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मां, आज मैं वादा करता हूं, जो आपकी आंखों में आंसू लेकर आएगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, उसे ढूंढ निकालूंगा। तारा, जो कोने में खड़ी थी, उसने ध्रुव में आए इस बदलाव को महसूस किया। ये वो बीमार राजकुमार नहीं था, ये कोई और ही यश ने वादा तो कर दिया है, और एक जासूस के वादे कच्चे नहीं होते। लेकिन सवाल यह है, क्या एक मॉडर्न जासूस, जिसमें जोश तो है, पर वो इस पुराने दौर के महलों की गंदी राजनीति से अनजान है, यहां टिक पाएगा? आखिर कौन थे वो दुश्मन जो ध्रुव की मौत का इंतजार कर रहे थे? और सोचिए, जब दुनिया के सामने ये मुर्दा राजकुमार जिंदा होकर वापस आएगा, तो क्या तहलका मचेगा?
अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ और कैसे यश अपने मॉडर्न दिमाग से पुराने दुश्मनों की वाट लगाता है, तो अभी के अभी लाइक बटन दबाएं, कमेंट में वॉरियर प्रिंस लिखें अगर आप इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द सुनना चाहते हैं। कहानी पसंद आई हो तो शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।